हैरी पॉटर और आग का प्याला अध्याय 2 शाप का निशान। हैरी पीठ के बल लेटकर तेज तेज सांसें ले रहा था। एक भयानक सपने से उसकी नींद खुली थी। हैरी के हाथ उसके माथे को कसकर पकड़े थे। उसके माथे पर बिजली गिरने जैसा जो पुराना निशान था वो इस तरह जल रहा था मानो किसी ने वहां दहकती हुई सलाख रख दी हो। हैरी ने अपने निशान पर उंगलियां फेरी। निशान में दर्द हो रहा था। उसने अपने बिस्तर के पास वाला लैंप जलाया और पलंग के नीचे उतर गया। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और सपने को याद करने की कोशिश की। अंधेरा कमरा, धुंधली तस्वीरें, दरी पर बैठी नागिन, नाटा आदमी पीटर था जिसका दूसरा नाम वडटेल था, और वो ठंडी तीखी आवाज लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की थी। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर दी। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि वोल्डेमॉर्ट कैसा दिखता है और वो बूढ़ा कौन था। वो निश्चित रूप से बूढ़ा आदमी था जिसे हैरी ने फर्श पर गिरते देखा था। वोल्डेमॉर्ट और वमटेल किसी औरत के बारे में बात कर रहे थे जिसे उन्होंने मार डाला था। वो किसी और को मारने की योजना बना रहे थे, हैरी पॉटर को। हैरी ने चेहरे पर से हाथ उठा लिया। पलंग में पैर की तरफ लकड़ी का बड़ा संदूक खुला था जिसमें कड़ाही, झाड़ू, काले दुशाले और मंत्रों की किताबें थीं। उसकी टेबल पर हेडविग का पिंजरा खाली पड़ा था। टेबल पर बची हुई जगह में चर्म पत्र पड़े थे। एक पुस्तक खुली पड़ी थी जिसे पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई थी। हैरी चलकर पुस्तक के पास पहुंचा। पुस्तक उठाते समय उसने देखा कि जादूगर ने 50 फुट ऊंची रिंग में गेंद डालकर शानदार गोल कर दिया। उसने पुस्तक बंद कर दी। वो खिड़की के पास गया, पर्दे खोलकर नीचे की सड़क की तरफ देखने लगा। प्रिवेट ड्राइव की सड़क वैसी ही थी जैसी कि किसी सम्मानित उपनगरीय सड़क को शनिवार की सुबह दिखना चाहिए। सभी घरों की खिड़कियों में पर्दे लगे थे। वहां कोई जीवित प्राणी नहीं दिख रहा था, यहाँ तक कि कोई बिल्ली भी नहीं। हैरी बेचैनी से वापस पलंग पर बैठ गया। उसने अपने घाव के निशान पर उंगली फेरी। उसे दर्द की चिंता नहीं थी। दर्द और घाव हैरी के लिए अपरिचित नहीं थे। जब उसके दाहिने हाथ की सारी हड्डियां गायब हो चुकी थी और एक ही रात में उन्हें दोबारा उगना था तो उसे बहुत दर्द हुआ था। उसी हाथ पर एक बार जहरीले सांप ने 1 फुट लंबा दांत गड़ा दिया था। पिछले ही साल हैरी अपनी जादुई झाड़ू से 50 फुट से नीचे गिरा था। वो अजीबोगरीब दुर्घटनाओं का आदी था। अगर आप हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र विद्यालय में पढ़ते हैं और आपको मुसीबतें मोल लेने का शौक है तो इनसे बचा नहीं जा सकता। लेकिन हैरी इस बात से परेशान था। पिछली बार उसके घाव का निशान इसलिए दुखा था क्योंकि वोल्डेमॉर्ट आसपास था। लेकिन इस समय वोल्डेमॉर्ट यहाँ कैसे हो सकता है? प्रिवेट ड्राइव में उसके आने की बात सोचना बकवास है। हैरी अपने आसपास की खामोशी को गौर से सुन रहा था। हैरी के इकलौते जीवित रिश्तेदार मगलू थे और जो किसी भी तरह के जादू से चिढ़ते थे और नफरत करते थे। पिछले 3 साल से हैरी हॉगवर्ट्स में पढ़ रहा था। उसकी लंबी गैर हाजिरी के बारे में उसे बताया जाता कि उसे लाइलाज अपराधी बच्चों के लिए सुरक्षित सेंट ब्रूट्स केंद्र में भेज दिया गया है। वोल्डेमॉर्ट की वजह से हैरी को डर्सली परिवार के साथ रहना पड़ रहा था। अगर वोल्डेमॉर्ट नहीं होता तो उसके मम्मी डैडी जिंदा होते। उसके माथे पर बिजली गिरने का निशान नहीं होता। स्कूल जाने में अभी 15 दिन बाकी थे। उसने एक बार फिर कमरे में चारों तरफ देखा। उसकी निगाह अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों द्वारा भेजे गए बर्थडे कार्ड्स पर जाकर ठहर गई जो उन्होंने उसे जुलाई के अंत में भेजे थे। अगर वो उन्हें चिट्ठी लिखकर बताए कि उसका निशान दुख रहा है तो वो क्या कहेंगे? अचानक हरमाइनी की तीखी और दहशत भरी आवाज उसके कान में गूंजने लगी। तुम्हारा निशान दुख रहा है हैरी? ये तो सचमुच गंभीर बात है। प्रोफेसर डंबलडोर को फौरन चिट्ठी लिखकर बताओ और मैं जाकर सामान्य जादुई बीमारियां और दर्द नाम की पुस्तक देखती हूँ। शायद उसमें शाप के निशानों के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। हरमाइनी यही सलाह देगी। हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर को तत्काल बताओ। जवाब मिलने तक किसी पुस्तक में जानकारी खोजो। हैरी खिड़की के बाहर नीले काले आसमान को देखने लगा। उसे मालूम था जो शाप उसे वोल्डेमॉर्ट ने दिया था उससे आज तक सिर्फ वही बच पाया है। इसलिए सामान्य जादुई बीमारियां और दर्द नामक पुस्तक में उसके लक्षणों की मिलने की कोई संभावना नहीं थी। जहां तक हेडमास्टर को बताने की बात थी, हैरी को नहीं मालूम था डंबलडोर गर्मी की छुट्टियों में कहाँ होंगे। उसने एक पल के लिए कल्पना करके दिल बहलाया कि डंबलडोर अपनी लंबी सफेद दाढ़ी के साथ जादूगरों वाला विशाल और नोकदार हैट पहनकर किसी समुद्र के किनारे लेटे हैं और अपनी मुड़ी हुई नाक पर
सन टैन लोशन लगा रहे हैं। बहरहाल हैरी को यकीन था डंबलडोर जहां भी रहे हेडविग उन्हें ढूंढ लेगी। हैरी की उल्लू आज तक उसकी चिट्ठी पहुंचाने में एक बार भी नाकामयाब नहीं हुई थी, भले ही उस पर पता लिखा हो या ना लिखा हो। लेकिन वो उन्हें क्या बताए? प्रिय प्रोफेसर डंबलडोर, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आज सुबह से मेरा निशान दुख रहा है। हैरी पॉटर। उसे अपने मन में ये शब्द मूर्खतापूर्ण लग रहे थे, इसलिए उसने कल्पना करने की कोशिश की कि ये सुनकर उसके दूसरे सबसे अच्छे दोस्त रॉन की क्या प्रतिक्रिया होगी। रॉन की लंबी नाक वाला चकत्तेदार चेहरा फौरन हैरी की आंखों के सामने आ गया, जिस पर एक अजीब सा भाव था। तुम्हारा निशान दुख रहा था, लेकिन तुम जानते हो कौन तो आसपास नहीं हो सकता। मेरा मतलब है तुम्हें पता चल जाएगा, है ना? वो दोबारा तुम्हें मारने के बारे में सोच रहा होगा, है ना? क्या पता हैरी, लेकिन शायद शार्प के निशान हमेशा थोड़े बहुत दुखते होंगे। मैं डैडी से पूछूंगा। मिस्टर वीजली बहुत ही काबिल जादूगर थे और जादू मंत्रालय में मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग में काम करते थे। वो शापों के विशेषज्ञ नहीं थे। चाहे जो हो, हैरी नहीं चाहता था कि पूरे वीजली परिवार को पता चले और वो थोड़े से दर्द के कारण दहशत में आ जाए। मिसेस वीजली तो हरमाइनी से भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी। हैरी की हिम्मत जवाब दे रही थी। वीजली परिवार दुनिया में हैरी का सबसे प्रिय परिवार था। वो उम्मीद कर रहा था कि वो उसे किसी भी समय अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करेंगे, ताकि वो उनके साथ क्विडिच कप देखने जा सके। हैरी ये कतई नहीं चाहता था उनके घर पर रहते समय वे लोग उसके निशान के बारे में चिंता भरे सवाल पूछें। हैरी ने अपनी उंगलियों की गांठों से अपना माथा दबाया। दरअसल वो ये चाहता था कि उसे सलाह देने वाला व्यक्ति उसके मम्मी डैडी जैसा वयस्क जादूगर हो, उसकी परवाह करता हो, जिसे काले जादू का अनुभव हो और उससे सलाह मांगने में उसे शर्म ना आए। तभी उसे समाधान सूझा। उसके दिमाग में ख्याल पहले क्यों नहीं आया? सीरियस! हैरी उछलकर पलंग से कूद गया, तेजी से जाकर डेस्क पर बैठ गया, चर्मपत्र खींचकर सामने रखा, अपनी बाज की पंख वाली कलम को स्याही में डुबोया और लिखने लगा, प्रिय सीरियस। फिर ठहर कर सोचने लगा अपनी समस्या को सबसे अच्छे शब्दों में कैसे लिखा जाए। उसे हैरानी हो रही थी उसने सीरियस के बारे में एकदम क्यों नहीं सोचा, लेकिन शायद आखिर उसे 2 महीने पहले ही तो पता चला है कि सीरियस उसका गॉडफादर है। अब तक हैरी की जिंदगी में सीरियस का नामो निशान नहीं था। जब सीरियस का हैरी, रॉन और हरमाइनी से आमना सामना हुआ था। पिछले साल वॉर्मटेल से भी उसका आमना सामना हुआ था। हालांकि उनकी इस बात पर सिर्फ प्रोफेसर डंबलडोर ने ही यकीन किया। एक सुखद घंटे तक हैरी को ये सोचने में लगा कि अब आखिरकार डसली परिवार से उसका पीछा छूट जाएगा, क्योंकि सीरियस ने उससे कहा था उसके नाम पर लगा कलंक धुलने के बाद हैरी उसके साथ रहेगा। लेकिन ये मौका उसके हाथ से फिसल गया। वर्मटेल जादू मंत्रालय के पास पहुंच पाता है इसके पहले ही वो बच निकला। सीरियस को जान बचाकर भागना पड़ा। हैरी ने बकबीक नामक गरुण अश्व की पीठ पर बैठाकर भागने में उसकी मदद की। सीरियस छुपा हुआ है। हैरी पूरी गर्मी सोच सोच कर दुखी हो जाता कि अगर वर्मटेल नहीं भागता तो हैरी को घर मिल जाता। डसली परिवार के पास लौटना दोगुना मुश्किल था जब उसे ये पता चल चुका था कि वो उनके चंगुल से हमेशा के लिए आजाद हो सकता था। बहरहाल भले ही सीरियस हैरी के साथ न रह रहा हो, लेकिन हैरी को उसकी बदौलत बहुत मदद मिलती थी। सीरियस के कारण ही हैरी के स्कूल का सारा सामान उसके बेडरूम में था। डसली परिवार ने पहले कभी उसे इस बात की इजाजत नहीं दी थी। वे हैरी को ज्यादा से ज्यादा दुखी देखना चाहते थे। वो उसकी शक्तियों से भी डरते थे, लेकिन इसलिए हर साल गर्मी की छुट्टियों में उसके स्कूल का संदूक सीढ़ियों की नीचे वाली अलमारी में बंद कर देते थे। लेकिन जब से उन्हें पता चला कि हैरी का गॉडफादर है जो खतरनाक खूनी है, उनका व्यवहार बदल गया था। उसने जानबूझ के नहीं बताया था कि सीरियस बेकसूर है। प्रिवेट ड्राइव में आने के बाद हैरी को अब तक सीरियस की 2 चिट्ठियां मिली थी। दोनों चिट्ठियां उल्लू लेकर नहीं आए थे, जैसे कि जादूगरों की परंपरा थी। इसके बजाय उन्हें बड़े और रंग बिरंगे उष्ण कटिबंधी पक्षी लाए थे। हेडविग को ये शान झाड़ने वाले घुसपैठिए पसंद नहीं आए। वो उनके दोबारा उड़ने से पहले उन्हें अपनी ट्रे में से पानी तक नहीं पीने देना चाहती थी। बहरहाल हैरी को ये पक्षी पसंद आए थे। वो आशा करने लगा सीरियस जहां भी हो खुश रहे। सीरियस ने ये नहीं बताया था कि वो कहाँ है। उसे डर था चिट्ठी कोई दूसरा ना पढ़ ले। हैरी ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बम पिशाच गर्म देशों में ज्यादा समय तक जिंदा रह पाएंगे।
शायद इसी कारण सीरियस दक्षिण दिशा की तरफ गया था। दोनों ही चिट्ठियों में सीरियस खुश लग रहा था। उसने कहा था जरूरत पड़ने पर हैरी उससे मदद मांग सकता है और इस वक्त हैरी को मदद की जरूरत थी। हैरी को लैंप की रोशनी अचानक धीमी दिखने लगी क्योंकि सूर्योदय के पहले की ठंडी धूसर रोशनी धीरे धीरे कमरे में आ रही थी। आखिरकार सूर्य जब आसमान पर चढ़ गया और उसके बेडरूम की दीवारें सुनहरी हो गई तो वॉर्नन अंकल और पिटूनिया आंटी के कमरे से आवाजें आने लगी। हैरी ने डेस्क से चर्म पत्रों को हटाया, चिट्ठी पढ़ने लगा। प्रिय सीरियस, तुम्हारे पिछले पत्र के लिए धन्यवाद। उसे लाने वाला पक्षी बहुत बड़ा था। उसे मेरी खिड़की से अंदर आने में मुश्किल हुई। यहाँ पर सब कुछ हमेशा जैसा ही है। डडली की डाइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। तुम्हारी बदौलत मैं ठीक हूँ। डजली परिवार को इस बात का डर है कि अगर मैं तुमसे कहूंगा तो तुम आकर उन्हें चमगादड़ों में बदल दोगे। बहरहाल आज सुबह एक अजीब घटना हुई। मेरे माथे का निशान दुखने लगा है। पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स में था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय वो मेरे आसपास हो सकता है। क्या शाप के निशानों में बार बार दर्द होता है। हेडविग के लौटते ही चिट्ठी भेज रहा हूँ। इस समय वो शिकार करने गई है। मेरी तरफ से बगवीक को हेलो कहना, हैरी। हैरी ने सोचा चिट्ठी बिल्कुल ठीक दिख रही है। सपने के बारे में लिखने का कोई फायदा नहीं है। उसने अंगड़ाई लेते हुए अपनी अलमारी खोली, लेकिन इस बार प्रतिबिंब की तरफ देखे बिना वो नाश्ते के लिए नीचे जाने के लिए कपड़े पहनने लगा।